हम आज पढ़ने जा रहे हैं संतुलन की दशा या आइसोस्टेसी या संतुलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी के ऊपर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है और कहीं गहराई पर जैसे समुद्र हैं, झील है, तालाब है। ये सब किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से बैलेंस है, कोई ऊपर उठा भाग है, कोई नीचे गहराई में स्थित भाग है। तो ये सब जो पृथ्वी के ऊपर है, ये कैसे उठा हुआ है, कैसे नीचे है और कैसे स्टेबल है, ये गिर नहीं जा रहा है। जो पर्वत है उसको या तो नीचे दब जाना चाहिए या बगल में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये सब जो है इस पृथ्वी पर अपनी जगह पर बैलेंस्ड हैं। और इसी बैलेंस को या इक्विलिब्रियम को हम समझने के लिए जो है आज हम आइसोस्टेसी पढ़ेंगे। इस सिद्धांत के जो है परिभाषा को अगर हम देखें, इसके डिफिनीशन किस तरीके से है, इसमें यह है कि आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड लो लेइंग एरियाज ऑन ए रोटेटिंग अर्थ। इसमें यह है कि जो है जो अप स्टैंडिंग पार्ट्स हैं, जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, ये अप स्टैंडिंग पार्ट्स और लो लेइंग बेसिन, इन दोनों के बीच में जो है ये जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही बहुत तेजी से, उस पर भी ये अपने स्टेबिलिटी को बनाए हुए हैं। इसमें अप स्टैंडिंग पार्ट्स में जो है ये पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, ये सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो पृथ्वी के ऊपर हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। और जो लो लेइंग एरियाज हैं, जैसे जो है समुद्र हो गया, जैसे ओशन वाला पार्ट नीचे है, या कोई लेक है, झील वगैरह है, ये सब नीचे है। तो ये ऊपर उठे और नीचे वाले हिस्से जो है एक तरीके से मैकेनिकल स्टेबिलिटी की स्थिति में है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी की स्थिति में है, यांत्रिक स्थिरता की दशा में है। तो और इसी को हम आइसोस्टेसी कहेंगे, इसी को आइसोस्टेसी कहेंगे। अगर इसको हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी पर जो है ऊपर उठे भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान एवं निचले भाग जैसे समुद्र की यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही जो है आइसोस्टेसी या संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संतुलन की दशा। स्टेसी, इसको हम कहेंगे संतुलन की दशा। यही मेन चीज़ है, आइसोस्टेसी या संतुलन की दशा, ये मेन चीज़ है। अब इसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कि ये सिद्धांत पहली बार आया कैसे। ये सिद्धांत जो है पहले नहीं था, ये 1879 में 1989 में सबसे पहले डटन ने इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन उससे पहले ही भारत में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिससे इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय अपने यहाँ जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, उसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज एवरेस्ट थे। और एवरेस्ट के द्वारा जो है एक सर्वे किया जा रहा था। तो इसको हम देख लेते हैं कि जो है सर्वे में क्या हुआ कि जो है वो क्या कर रहे थे, सिंध गंगा के मैदान का जो है अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण कर रहे थे। क्या कर रहे थे ये, सिंध गंगा मैदान, इस मैदान की अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल, अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण कर रहे थे। कौन कर रहा था, एवरेस्ट, जॉर्ज, इनके द्वारा किया जा रहा था। जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा भारत में जो है सिंध गंगा के मैदान की अक्षांशीय स्थिति का जो है निर्धारण किया जा रहा था 1859 में। ये काम हो रहा था। जॉर्ज एवरेस्ट 1859 में सिंध गंगा के मैदान की अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण इस इलाके में कर रहे थे। और इस निर्धारण के क्रम में इन्होंने दो विधियों के द्वारा अक्षांशीय स्थिति का मापन किया। और उस मापन में जो है, उस मापन में इसको हम मिटा देते हैं, इस मापन के क्रम में जो है इन्होंने दो विधियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी विधियां थी वो, एक थी त्रिकोणात्मक विधि, ट्रायंगुलेशन मेथड,
त्रिकोणात्मक विधि, दूसरी थी खगोलीय विधि। एस्ट्रोनॉमिकल मेथड। इन दोनों विधियों का प्रयोग करके जो है जॉर्ज एवरेस्ट 1859 में निर्धारण कर रहे थे। अब इस निर्धारण के क्रम में इन दोनों विधियों में जो अक्षांशीय स्थिति यहां से निकल करके आई उसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। यह अंतर था 5.236 सेकंड का अंतर था। इस सेकंड का अर्थ है, मतलब यह है कि दोनों के अक्षांशीय मापन में जो अक्षांशीय स्थिति में अंतर आया वो अंतर आया इतना। और कहाँ का अंतर था? ये जो है कल्याण और कल्याणपुर दो जगहों पे जो है इन्होंने मापन किया। जो कल्याण था वो 96 किलोमीटर था। कहां से? ये हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत से कल्याण की दूरी जो ये है ये 96 किलोमीटर थी, जबकि कल्याणपुर की दूरी 696 किलोमीटर 696 किलोमीटर थी। ये पास में था कल्याण और कल्याणपुर दूर था। ये पास में था, ये दूर था। और इन दोनों के अक्षांशीय स्थिति में जब निर्धारण किया गया तो हुआ ये कि ये जो है जो दो विधियां प्रयोग की गई, इन विधियों में जो है 5.236 सेकंड का अंतर आया। मतलब ये है कि जो त्रिकोणात्मक विधि है ये पूरी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आधारित है, और उसमें क्या हुआ कि ये विधि जो है उसका ठीक ठीक मापन दे रही थी। लेकिन खगोलीय विधि में हम जो है ट्रफ कंपस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक जो है फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या हुआ कि खगोलीय विधि में कुछ और आ रहा है, त्रिकोणात्मक विधि में कुछ और आ रहा है, और इन दोनों में अंतर इतना आ रहा है। अब ये जब अंतर आया उसके लिए जो है विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करना शुरू किए और उन आधारों पर ये पता लगाया कि एक अंतर कैसे आ रहा है। तो उसमें जो है कुछ विद्वान जो अपने एरी और प्रॉट महोदय थे उन्होंने इस बारे में विचार करना शुरू किया, और विचार करते करते इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो यहाँ पर हिमालय बहुत ऊंचा 8,848 जो है मीटर ऊंचा एवरेस्ट हो गया, और ऐसे ही 6,000 मीटर ऊंची लगभग जो है एवरेज ऊंचाई वाली हिमालय पर्वत यहाँ पर फैली हुई है। तो ये जो हिमालय पर्वत है वो अपनी तरफ जो चुंबकीय निडल है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और उसी आकर्षण शक्ति के कारण जो है ये अंतर दिखाई दे रहा है। ये अंतर जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हिमालय पर्वत जो है अपनी तरफ चुंबकीय सुई को आकर्षित कर रहा है, और इसी आकर्षण के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आकर्षण के कारण ऐसा हो रहा है तो एरी और प्रॉट ने जो है कुछ इसमें प्रयोग किए, और प्रयोग के आधार पर यह बताया कि अगर हिमालय पर्वत की जो है घनत्व जो है अगर उसका घनत्व 2.75 मान लिया जाए, तो इस 2.75 अगर माना जाए तो इस स्थिति में इसका जो आकर्षण होना चाहिए और आकर्षण से उत्पन्न होने वाला जो अंतर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, वो 15.88 जो है 6 के आसपास होना चाहिए। ये सेकंड 15.886 सेकंड के आसपास होना चाहिए था अगर इतना घनत्व हम हिमालय पर्वत का मानते हैं तो। लेकिन जो वास्तविक आकर्षण है वो है कम है, ये 5.236 है सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, और ये बहुत कम है। वास्तविक आकर्षण से आकर्षण अधिक होना चाहिए था, जबकि है बहुत कम। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इन लोगों ने कहा कि क्या हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है? क्या उस जो है क्षमता के साथ ही अपनी तरफ निडल को नहीं खींच रहा है जिस क्षमता से इसको खींचना चाहिए? अगर पूरी क्षमता के साथ खींचे अगर वो, तो उस स्थिति में 15.886 का जो है अंतर आना चाहिए, लेकिन इतना अंतर नहीं आ रहा है। अंतर सिर्फ इतना ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हिमालय पर्वत अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहा है, और इसकी जो है व्याख्या करने के लिए जो है 2-3 जो है संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। एक थे एरी और एक थे प्रॉट। इन दोनों विद्वानों ने कुछ निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष निकाल करके इस बिंदु पे पहुंचे हेलो, हाँ शीश, हाँ बताओ। हाँ नमस्ते। हम्म। तो गार्ड्स वगैरह नहीं है? गार्ड्स वगैरह
परमानेंट तो नहीं बैठ पाएंगे टीचर। समस्या ये है कि सबका कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ अंदर एंट्री मत दो या तो फिर, लेकिन यह बायोमेट्रिक के लिए तो आएंगे ही आएंगे। हम्म हम्म तो तो जो ये अंतर आ रहा है, इसके दो कारण हो सकते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एरी और प्रॉट ने इसके दो कारण पे विचार किया। पहला कारण ये हो सकता है कि हिमालय जो है, हिमालय अंदर से खोखला है, खोखला है और इसमें बुलबुले भरे हुए हैं। ये हिमालय एक कारण ये हो सकता है, अंदर से खोखला है और उसका वास्तविक द्रव्यमान उससे कम है, और इसलिए जो है ये अपनी पूरी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि आकर्षण शक्ति पूरी प्रयोग करेगा तो 15 जो है 0.886 सेकंड का अंतर आएगा, जबकि आ रहा है 5 का। तो इस तरीके से एक कारण ये हो सकता है कि अंदर से खोखला है, लेकिन खोखला हो नहीं सकता है इसलिए क्योंकि अगर इतना बड़ी संरचना अगर अंदर से खोखली होगी तो उसमें वो मजबूती नहीं होगी, वो किसी दिन ढह जाएगा, और अगर ढह गया तो फिर उसकी ऊंचाई बरकरार नहीं रह पाएगी। तो इस जो है खोखले वाले ऑप्शन पे इन्होंने विचार करना बंद किया, इसको गलत माना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हिमालय का जो घनत्व है वो वास्तविक घनत्व कम है, हिमालय का घनत्व ये कम है। मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी जो है जितना होनी चाहिए उससे थोड़ा सा कम है, इसलिए डेंसिटी कम होने की वजह से उसकी आकर्षण शक्ति कम हो जाती है, और आकर्षण शक्ति जब कम हो जाती है तो उसका जो है जो अंतर है वो भी कम हो जाता है। तो इन दोनों विचार करते हुए जो दूसरा विचार है उसको ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई, क्योंकि अंदर से खोखले होने वाली विचार जो है सही नहीं लगता है, उसके घनत्व के कम होने वाली विचार ज्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर हिमालय हो गया, और हिमालय की आकर्षण शक्ति के कारण जो है होने वाला अंतर हो गया, और अंतर कम आ रहा है उसके पीछे विचार किया कि घनत्व कम हो सकता है। तो इस तरीके से जो है इन सभी बातों पे विचार करते करते जो है आइसोस्टेसी नामक संकल्पना का विकास हुआ। ये आइसोस्टेसी संकल्पना जो विकसित हुई तो इसकी भी कई सारी व्याख्याएं धीरे धीरे करके उत्पन्न होकर के आई। इसमें सबसे प्रमुख, सबसे पहली व्याख्या जो आई वो एरी महोदय की आई। एरी महोदय और उसके बाद प्रॉट, उसके बाद हिस्कॉनन, और ऐसे कई करके हैफोर्ड, बेबी, जोली और होम्स, ऐसे कई सारे विद्वानों ने इसमें विचार दिया। और तो हम सबसे पहले जो है इसमें एरी का विचार सबसे पहले पढ़ते हैं और एरी को हम विस्तार से देखते हैं। एरी तो हम सबसे पहले देखेंगे एरी का मत। हम अब देखते हैं एरी का मत। एरी ने कहा कि जो है आइसोस्टेसी के संदर्भ में कि जो विभिन्न भाग होते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, उन सभी के घनत्व जो होते हैं वो समान होते हैं, उनकी डेंसिटी सेम होती है, और उनकी डेंसिटी सेम होने के साथ साथ उनकी गहराई में अंतर होता है। ये कहते हैं कि जो ज़्यादा डेंसिटी वाला है जो पार्ट वो नीचे है, और कम डेंसिटी वाला ऊपर है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट पे तैर रहा है। इनकी जो लाइनें हैं कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि विभिन्न
स्तंभों की का घनत्व समान है। यही सबसे महत्वपूर्ण की बात है। मतलब इन्होंने घनत्व समान माना। जो विभिन्न कॉलम खड़े हुए हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, उनका घनत्व समान है। और घनत्व समान है, लेकिन जो है गहराई में अंतर है। गहराई में अंतर है। ये इनकी लाइन है मेन की। ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। ये इनकी ये भी लाइन है, यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। वैरिंग थिकनेस, ये लाइन की बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वैरिंग थिकनेस। ये कहते हैं कि जो डेंसिटी है वो समान है, यूनिफॉर्म है, लेकिन जो थिकनेस है या गहराई है या मोटाई है वो अंतर है उसमें। और इसके प्रयोग के लिए इन्होंने जो है ये बताया कुछ जो है कि जितने भी भाग हैं वो सभी तैराव के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ये आर्किमिडीज के तैराव के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि उसी तैराव के सिद्धांत के अनुसार जो है सभी भाग जो है तैर रहे हैं। और जो भाग हैवी हैं, जो भाग ऊंचाई पर ज़्यादा ऊंचे हैं, वो ज़्यादा गहराई तक डूबे हुए हैं, और जो भाग कम ऊंचे हैं वो कम गहराई तक डूबे हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सियाल है, इसमें एक चीज़ ये भी बताया उन्होंने, SIAL, सियाल। सियाल जो है जिसका घनत्व 2.75 है, इसकी डेंसिटी जो है, और सीमा जिसका घनत्व 3 है। तो ये कहते हैं सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है। पहले सियाल और सीमा का कॉन्सेप्ट था, अब तो ये फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इनके समय में था। और ये कहते हैं कि सियाल हल्का है और सीमा जो है हैवी है, और सियाल सीमा पर तैर रहा है। कुछ इस तरीके से इन्होंने इसको बताया। ये हम मान लें अगर कि जो है यहाँ पर ये पर्वत है और इसको हम अगर सियाल मान लें, तो इस तरीके से जो है सियाल सीमा पर तैर रहा है। ये कहते हैं कि नीचे का जो पोर्शन है वो सीमा है। इधर मान लो समुद्र भरा हुआ है, ये पर्वत है, और इसका ये मूल है, मूल मतलब जड़, और ये पूरा जो है सीमा है। इसको इन्होंने कहा सियाल, इसको इन्होंने कहा सीमा, SIMA। इसका घनत्व 2.75 है जो कि हल्का है, और सीमा का घनत्व 3 है। इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। और ये जो है सियाल सीमा पर तैर रहा है, और तैर किस तरीके से रहा है, जितना ऊंचा है उतना नीचे डूबा हुआ है। जहाँ कम ऊंचा है वहाँ कम डूबा है, जहाँ ज़्यादा ऊंचा है वहाँ ज़्यादा डूबा है। यानी कि हर जो है पार्ट के एक जड़ है, मूल है नीचे, और इस मूल के सहारे ये संतुलन को प्राप्त कर रहा है। इस तरीके से तैर रहा है। सियाल सीमा का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने जो है आर्किमिडीज के तैराव सिद्धांत का सहारा लिया। आर्किमिडीज के तैराव सिद्धांत के आधार पर बताया, इस आधार पर बताया कि जो प्रत्येक पार्ट है जो है सभी भाग जो है का 1/9 भाग ऊपर है, जबकि 8/9 भाग नीचे डूबा हुआ है। मतलब यह है कि जब तैराव सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है, तो जिस तरीके से सियाल सीमा में तैर रहा है, उसमें ये जो 1/9 भाग है वो ऊपर है और 8/9 भाग नीचे है। तो इसका मतलब यह है कि कम पार्ट ऐसा है जो ऊपर है, ज़्यादातर पार्ट नीचे है।
यानी कि जो हमें दिखाई देता है उसका भी 9 गुना नीचे जो है स्थित है। और इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ जो है प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए? प्रयोग किए इन्हें लोहे की छड़ों का, लोहे की छड़ और पारा, पारा का प्रयोग किया। और इनके सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक तरीका और अपना सकते हैं हम, जो है वो है लकड़ी, लकड़ी के टुकड़े के समान टुकड़े एवं जल। ये दो प्रयोग इन्होंने किया। और इस प्रयोग में इन्होंने जो किया वो कुछ इस तरीके से किया। मैं इधर बनाने की कोशिश करता हूं। एरी के मत में जो है देखिए, यहां पर मान लीजिए एक बीकर है, एक बड़ा सा जो है जार है। उस जार में पानी भरा हुआ है, ये इस लेवल तक। इस जार में जो है इन्होंने जल भर दिया। क्या? जल भर दिया। इस जल में इन्होंने क्या किया कि कुछ लकड़ी के टुकड़े इसमें इन्होंने डुबोए। जो टुकड़ा बड़ा था, मान लीजिए बड़ा टुकड़ा है, तो ये ज्यादा गहराई तक डूबा हुआ है। ये मैंने इसको और गहराई तक जाने दीजिए, क्योंकि ये कहते हैं कि इधर 1/9 भाग ही ऊपर है, बल्कि 8/9 पार्ट नीचे है। और ये अगर लेवल है तो अब इसके बाद ये है कि दूसरा कोई टुकड़ा है जो समान ऊंचाई का है, तो उसकी गहराई पे पड़ा हुआ है। एक तीसरा टुकड़ा है जो थोड़ा सा छोटा है, तो कम गहराई तो डूबा हुआ है। इसी प्रकार से इन्होंने इधर किया, यही काम जो है इस तरीके से। ये क्या है? ये है लकड़ी के टुकड़े। ये लकड़ी के टुकड़े हैं और नीचे भरा हुआ है जल। इधर जो है जल भरा हुआ है। इन टुकड़ों को अगर हम इसमें जो है डुबोते हैं, तो जो बड़ा टुकड़ा है वो ऊंचाई तक तो रहेगा, लेकिन काफी गहराई तक भी जाएगा। और जो छोटा टुकड़ा है वो कम ऊंचाई तक रहेगा, लेकिन और कम गहराई में डूबा हुआ होगा। और इस तरीके से एक संतुलन की दशा को ये प्राप्त कर लेंगे। अगर इसमें डुबोया जाए एक साथ, तो ये सब संतुलन की दशा को प्राप्त करते हुए तैरते रहेंगे, और तैरते हुए जो है स्टेबल स्थिति में रहेंगे। तो ये इन्होंने प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने जो है लोहे की छड़ और पारा का भी प्रयोग किया। इसमें क्या किया इन्होंने? नीचे पारा भर दो, और पारा भरने के साथ साथ जिसका घनत्व तो थोड़ा ज्यादा होता है, और जो ऊपर जो है लोहे की जो है समान छड़ों को जो है इसमें डुबो दीजिए। तो इसी तरीके से वो भी संतुलन प्राप्त करेंगे। तो ये भी प्रयोग किया। तो इन्होंने कहा कि जो लकड़ी के टुकड़े हैं, इनकी जो डेंसिटी है वो है समान, सबकी समान है, क्योंकि लकड़ी समान डेंसिटी वाले टुकड़े हैं सारे। और ये जो है डेंसिटी तो समान है, लेकिन इनकी गहराई में अंतर है और इनकी मोटाई में भी अंतर है। जो ज्यादा ऊंचा है वो ज्यादा गहराई तक डूबा हुआ है, और जो कम ऊंचा है वो कम गहराई तक डूबा हुआ है। इस तरीके से जो है इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया। लेकिन इनका सिद्धांत बहुत मान्य नहीं है। मान्य इसलिए नहीं है क्योंकि वर्तमान समय में जो है हम जो है अगर देखते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो विभिन्न पार्ट हैं, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, समुद्र की तली हो, इन सभी पार्ट्स की जो डेंसिटी है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। जो ऊंचाई वाले पार्ट हैं उसकी डेंसिटी थोड़ा कम होती है, और समुद्र की तली की डेंसिटी ज्यादा होती है। इस प्रकार से हम ये सिद्धांत को जो है मानते नहीं है। तो इस तरीके से इनकी 2-3 तरीकों से आलोचना की जाती है। आलोचना के पार्ट्स भी हम देख लेते हैं। आलोचना में जो है इनकी 2 आलोचनाएं बहुत मेजर आलोचना है, उसको हम देखते हैं इसमें। क्रिटिसिज्म, आलोचना, क्रिटिसिज्म। तो जो पहली आलोचना है वो ये है कि ये कहते हैं कि जो पार्ट ऊपर निकला हुआ है उसका 8/9 भाग नीचे डूबा भी हुआ है।
अगर इस सिद्धांत को हम मानते हैं तो अगर जो है एवरेस्ट पर्वत की बात की जाए, हिमालय पर्वत की बात की जाए, तो वो जो है एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर ऊंचा है। ये 8,848 मीटर ऊंचा है। तो अगर ये इतना ऊंचा है तो इसका अगर हम इसको जमीन में डुबोएं, तो हम जब डुबोएंगे तो देखेंगे कि जो है ये इसका 9 गुना पार्ट, इसका 9 गुना पार्ट यानी 8,848 मीटर गुणे 9 इतना कर दिया जाए तो इसका 9 गुना पार्ट उसके नीचे भी होगा। और वो अगर नीचे हम इसको गुणा करें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 79,000 जो है समथिंग आएगा, 79,000 के आसपास मीटर आएगा गहराई इसकी। तो इतनी गहराई की स्थिति को जो है अगर हम देखें तो 1 मिनट 632 अगर हम 236 अगर हम 8,848 मीटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई में हम देखें कि जो है क्योंकि 8,848 मीटर ऊपर है और ये ऊपर है 1/9 भाग ही है, तो इसका मतलब 8/9 भाग नीचे है। तो जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 79632 मीटर आएगा। अब ये इतना मीटर है जो है 79,623 मीटर गहराई पर जो है इसकी जड़ जाएगी। मतलब ये है कि जो है अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, ये है तो इतना पार्ट अगर ऊपर है तो काफी बड़ा पार्ट नीचे हो जाएगा। अगर हम इतनी ऊंचाई करें, ये 1/9 भाग और ये 8/9, ये एक तरीके से आइसबर्ग की तरह है। अच्छा, आइसबर्ग की भी यही निशानी होती है। आइसबर्ग क्या करता है? आइसबर्ग का मतलब होता है प्लावी हिम। आइसबर्ग भी इसी तरीके से तैरता है। आइसबर्ग का जो 1/9 भाग होता है वो ऊपर होता है और मेजर पोर्शन नीचे होता है। जो हमें तैरता हुआ दिखाई देता है उसमें जो है उसका बहुत छोटा पार्ट दिखाई देता है, गहराई में काफी नीचे होता है। इसी प्रकार से हम अगर एवरेस्ट की भी बात करें तो एवरेस्ट का जो छोटा पार्ट ऊपर है, मेजर पार्ट नीचे है एरी के अनुसार। लेकिन अगर हम देखें तो 79,000 की जो है गहराई पर अगर जाते हैं पृथ्वी के अंदर मीटर पर जो है, तो वहां पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर के तापमान के साथ बात करें, तापमान जो है टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पे बढ़ जाता है। यानी गहराई पर अगर हम जाएं तो हर 32 मीटर पे जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है। अगर इस तरह से इंक्रीज कर रहा है तो यहां तक आते आते टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और इतने बड़े टेम्परेचर पर इसकी जो जड़ है वो पिघल जाएगी। अगर एवरेस्ट को हम माने तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये जो है मेल्ट कर जाएगा, इसकी मेल्टिंग हो जाएगी और जब मेल्ट कर जाएगा तो इसकी जड़ जो है वो बरकरार नहीं रह पाएगी। यानी कि यह सिद्धांत जो है बहुत फिट नहीं बैठता है। ये जो है 1/9 भाग वाले ऊपर और 8/9 भाग नीचे वाले सिद्धांत पर। तो इस तरीके से जो है इसकी एक आलोचना ये हो गई कि एवरेस्ट पार्ट इतना ऊंचा है तो इतना गहरा भी होगा और इतना गहरा होगा तो उस गहराई पर जब डूबेगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तापमान बढ़ने की वजह से ये पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा और मेल्टिंग की वजह से उसकी जो जड़ है वो बरकरार नहीं रह पाएगी। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा ये है कि विभिन्न भाग घनत्व में अंतर है। तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि विद्वानों ने बाद में जब विभिन्न भागों की यानी कि जो है पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र की तली की जब माप की गई तो माप में ये पता चला कि जो है जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनके घनत्व में वास्तव में अंतर है। और जब अंतर देखा ही गया
तब जो है इनका जो ये कहना कि जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी है, सबके डेंसिटी सेम है, सभी पार्ट्स की डेंसिटी सेम है, ये बात जो है अपने आप ही कट गई। तो इस तरीके से ये जो जो आलोचना है ये बहुत स्ट्रांग आलोचना ये भी है, जो है ये दोनों आलोचनाएं इस तरीके की हैं कि एरी का मत वर्तमान समय में मान्य नहीं हो पाता है। और ये कहते हैं इनका जो सिद्धांत है वो उसमें काफ़ी संशोधन हो जाता है। बाद में प्रॉट महोदय आते हैं और प्रॉट जो है इनके विचार को में थोड़ा सा बदलाव कर करके अपना सिद्धांत देते हैं और वो सिद्धांत काफ़ी जो है वास्तविकता के नज़दीक लगता है। तो हम आगे पढ़ते हैं प्रॉट का सिद्धांत। प्रॉट का सिद्धांत अब हम प्रॉट के मत को देखेंगे। प्रॉट के मत में जो है एक सबसे प्रमुख जो विशेषता है वो ये है कि इन्होंने कहा कि भिन्न ऊंचाई वाले घनत्व के जो है विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल रूपों के घनत्व में अंतर है। यही सबसे इनकी पंच लाइन है। जो इनकी लाइन है मेन वो ये है कि विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल रूपों के घनत्व में अंतर है। यही इनकी सबसे मेन लाइन है। विभिन्न ऊंचाई वाले जो स्थल रूप हैं उनके घनत्व में अंतर है, यानी कि डेंसिटी वैरी करती है जो है विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल रूपों के। विभिन्न ऊंचाई का मतलब यह है कि पर्वत बहुत ऊंचा है, पठार उससे नीचे है, मैदान उससे नीचे है, समुद्र की तली उससे भी नीचे है। तो इस तरीके से विभिन्न ऊंचाई है और उसके घनत्व में जो है अंतर है, ये सबसे मेन चीज है। और एक बात ये भी कहा इन्होंने कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध है। ऊंचाई, एक मिनट, ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा संबंध है। मतलब ये है कि हाइट जो है वो डेंसिटी के से उल्टा संबंध रखती है। मतलब ये है कि अगर हाइट बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी और डेंसिटी हाइट जो है घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी जो है डेंसिटी और हाइट में उल्टा संबंध है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है ये इन्होंने बात कही। अब इसमें एक बात ये भी देख सकते हैं, एक बात ये भी ये कहते हैं कि जो गहराई है विभिन्न पार्ट्स की, वो गहराई जो है समान है। सभी भागों की गहराई जो है समान है। सभी भागों की गहराई समान है। अब जब गहराई समान है तो एक बात इसी के साथ ये भी कहते हैं कि जो है पृथ्वी में अंदर विभिन्न भागों के अंदर जो है क्या कर रहे थे, चले जाओ भैया प्लीज। जाओ। तो ये देखिए विभिन्न भागों की गहराई जो है वो समान है और ऊंचाई में अंतर के साथ साथ उसके घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। अब इसमें जो इनकी एक लाइन है वो ये है, ये भी कहते हैं कि जो गहराई जो समान है उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर एक जो है क्षतिपूर्त रेखा का विकास होता है, जिसको इन्होंने लाइन ऑफ कंपेंसेशन कहा है। लाइन ऑफ कंपेंसेशन या जो है क्षतिपूर्ति रेखा का विकास होता है। ये कहते हैं गहराई में एक क्षतिपूर्त रेखा होती है, उस तक सभी पार्ट डूबे हुए हैं
उसके ऊपर जो है विभिन्न पार्ट्स के घनत्व में अंतर मिलता है, लेकिन उसके नीचे घनत्व में कोई अंतर नहीं है। नीचे जो है क्षैतिज रेखा के नीचे घनत्व समान है। और अपने सिद्धांत के साथ में जो है इनकी एक लाइन आती है जो है यूनिफॉर्म डेप्थ विद वैरिंग डेंसिटी। कहते हैं ये कि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी, ये इनकी बहुत पंच लाइन है। यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी, यानी कि जो है जो गहराई है वो समान है और जो डेंसिटी है उसमें अंतर है। तो ये अपने सिद्धांत के प्रूफ करने के लिए जो है एक प्रयोग भी करते हैं और उस सिद्धांत को जो है उस प्रयोग को हम लोग इधर बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई बीकर है इस तरीके से। इस बीकर में क्या करते हैं, ये पारा भर देते हैं, पारा भर देते हैं। ये मान लीजिए ये क्या भरा हुआ है, पारा। इसमें ये विभिन्न धातुओं के जो है क्षणों को डुबोते हैं। इसमें कैसे डुबोते हैं, ये मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा क्षण ये हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई। इस तरीके से जो है ये विभिन्न क्षणों को इसमें डुबोते हैं। लेकिन ये क्षणें किसी एक ही धातु की नहीं है। इससे पहले एरी ने क्या किया था, केवल लोहे की क्षणों का प्रयोग किया था, केवल लकड़ी की क्षणों का प्रयोग किया था। लेकिन ये क्या करते हैं, ये अलग अलग धातुओं के क्षण लेते हैं। इसको मान लीजिए कि ये शीशा हो गया, ये मान लीजिए कि अलग धातु है, इसको इन्होंने लोहा कह दिया, लोहा हो गया। फिर ये मान लीजिए कि एक दूसरी क्षण है, ये एंटीमनी की है, एंटीमनी हो गई। फिर जो है एक दूसरी भी चीज है, ये मान लीजिए ये तांबा हो गया, और ये जस्ता हो गया, तांबा जस्ता। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग क्षणों का प्रयोग किया और इन क्षणों को जब पारे में डुबोया तो डुबोने के बाद जो है ये अलग अलग लंबाई की क्षणें थी और अलग अलग इनकी डेंसिटी भी थी। और जो है अलग अलग लंबाई की अलग अलग डेंसिटी की क्षणों को जब इन्होंने डुबोया तो ये अंदर जाके एक ही समान गहराई पर डूबते हुए जो है अपने आप को संतुलन स्थापित कर ली। और जब जिस लाइन पर ये संतुलन स्थापित की, इस लाइन को इन्होंने कहा लाइन ऑफ कंपेंसेशन। ये जो है ये लाइन ऑफ कंपेंसेशन, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण जो है डायग्राम है। इस डायग्राम को बना करके जो है हम इसको इस सिद्धांत को समझा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इन्होंने कहा कि विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल रूप हैं, उनके घनत्व में अंतर है। यहाँ विभिन्न ऊंचाई वाले स्थल रूप दिखाई गए हैं विभिन्न धातुओं के द्वारा और उनके डेंसिटी भी अलग अलग है। और ये कहते हैं कि ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध है, यानी कि ज़्यादा ऊंचे वाले पार्ट हैं उनके डेंसिटी कम है और जो कम ऊंचे वाले पार्ट हैं उनकी डेंसिटी अधिक है। ऊंचाई और डेंसिटी में उल्टा संबंध है। विभिन्न भाग जो है गहराई में समान गहराई पर जो है गहराई समान है और नीचे एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन पाई जाती है, तो ये लाइन ऑफ कंपेंसेशन हो गई। तो इसको क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। ये कहते हैं कि इस तल के ऊपर विभिन्न भागों के जो डेंसिटी है उसमें तो भिन्नता मिलती है, लेकिन इसके नीचे जो है विभिन्न जो है एरिया जितने जहां भी जाएंगे वहां डेंसिटी समान देखने को मिलेगी। और ये कहते हैं कि इसमें नीचे भरा हुआ है पारा, ये पारा भरा हुआ है। तो इस डायग्राम के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं। इनका सिद्धांत कहीं ना कहीं जो है हम जब वर्तमान समय से अब कंपेयर करें तो ये काफ़ी हद तक सही देखने को मिलता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भारत जो मतलब पृथ्वी पर जो पर्वत पठार मैदान ये समुद्र की तली है उनके डेंसिटी में अंतर देखने को मिलता है। तो इन्होंने डेंसिटी में अंतर वाली बात की है। एरी महोदय से इनका सिद्धांत इस मामले में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है।
एरी ने कहा था कि सभी पार्ट्स के जो है डेंसिटी सेम है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, डेंसिटी सबकी समान है। तो इस तरीके से जो है इनका सिद्धांत इस मामले में ठीक ठाक है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो है इनके आगे, एरी और प्रॉट के आगे भी कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। उसमें जो है इनकी एक आलोचना ये बात होती है कि जो है ये जो लाइन ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि इस लाइन ऑफ कंपेंसेशन का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं वो इतना बढ़िया से संतुलित नहीं हो सकते हैं कि एक लाइन पर जा करके इस तरह से संतुलित हो जाए कि एक पूरी लाइन ऑफ कंपेंसेशन का विकास हो जाए। क्योंकि जो कुछ पार्ट्स हैं, कोई बड़ा पार्ट्स है, उसका डेंसिटी भी हो सकता है ज़्यादा हो तो नीचे गहराई में जाएगा, और कुछ पार्ट्स जो है नीचे अंदर डूबेंगे। इस प्रकार से जो है कुछ विद्वान ऐसे हैं जो लेवल ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं, कुछ विद्वान और आते हैं जो जोन ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं। इसकी बात तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक लाइन में नहीं हो सकता है, एक जोन हो सकता है जिसमें डूब करके जो है अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनकी थोड़ी सी आलोचना भी हो जाती है, और हम आगे जो है दूसरे अन्य विद्वानों को देखने का प्रयास करते हैं। हमने अभी एरी का सिद्धांत पढ़ा और प्रॉट का सिद्धांत पढ़ा। एरी ने कहा था कि जो है जो विभिन्न पार्ट्स हैं उन सभी के घनत्व में समानता है, और वो विभिन्न गहराई में डूब करके अपने आप को संतुलन करते हैं, विभिन्न ऊंचाई वाले पार्ट। जबकि प्रॉट ने कहा था कि जो विभिन्न पार्ट्स हैं या विभिन्न कॉलम्स हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इन सब के घनत्व में अंतर है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर एक समान गहराई पर डूब करके अपने आप में संतुलन स्थापित करते हैं, और अंदर जो है पृथ्वी के एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन का विकास होता है, जिसे हम क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। तो इस तरीके से विकास होता है। अब हम आगे देखते हैं तीन विद्वानों को, जो है हैफोर्ड वेवी को देखते हैं, जोली को देखते हैं और स्कालन को देखते हैं। इनके सिद्धांत भी काफ़ी कुछ प्रॉट और एरी के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। उन्हीं के सिद्धांतों में थोड़ा बहुत संशोधन करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। कुछ हैं जो प्रॉट के समर्थक हैं, जो कुछ एरी के समर्थक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के मिक्स करके अपना सिद्धांत देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सबसे पहले हैफोर्ड और बोवी को देखते हैं। इनका जो सिद्धांत है हैफोर्ड बोवी का, इनका सिद्धांत प्रॉट के मत पर आधारित है। प्रॉट के मत का समर्थन करते हैं, ये उनके मत का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे 100 किलोमीटर की गहराई पर एक जो है क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। क्षतिपूर्ति तल, या इसको लेवल ऑफ कॉम्पेंसेशन कहते हैं, क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। इनका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको हम अगर दर्शाना चाहें तो इसके जो है हम इसे दर्शाया जा सकता है इस तरीके से कि मान लीजिए कि ये कोई अंतर पर्वतीय पठार है, ये पर्वत है, फिर पठार है, फिर मैदान है, और फिर आगे समुद्र की तली है, और ये सभी जो है इन सभी की गहराई जो है अंदर समान है, गहराई अंदर जो है समान है इस तरीके से। और ये सभी जो है सीमा पर डूबे हुए हैं। ये मान लीजिए सीमा है, ये सभी मान लीजिए सियाल है। इस तरीके से ये अलग पार्ट है, ये पार्ट दूसरा है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। ये पर्वत है, ये पठार है, ये भी पठार है, ये मैदान है, ये समुद्र है। तो इस तरीके से विभिन्न पार्ट्स इस जो है सीमा पर डूबे हुए हैं, और ये ऊपर से लेकर के 100 किलोमीटर की गहराई पर एक जो है लेवल ऑफ कंपेंसेशन बनाते हैं, यानी क्षतिपूर्ति तल बनाते हैं। ये जो समान गहराई पे डूबे हुए हैं इसको कहा गया है लेवल ऑफ कंपेंसेशन, या क्षतिपूर्ति तल कहा गया है इसको, क्षतिपूर्ति तल। इसमें थोड़ा सा एक अंतर है
कि प्रॉट ने यहाँ पर लाइन ऑफ कंपेंसेशन कहा था और इन्होंने लेवल ऑफ कंपेंसेशन कहा है। हमें लगता है कि ये थोड़ा सा और जो है थोड़ा एक मोटा एरिया लेकर के चलता है और इन्होंने इसकी गहराई भी डिफाइन की है कि 100 किलोमीटर की गहराई पर ये क्षतिपूर्त तल पाया जाता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर की गहराई पर ही स्थिनोस्फीयर पाया जाता है और स्थिनोस्फीयर में जो है उसके ऊपर वाले पार्ट उसी पे तैर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये सिद्धांत जो है फर्ड-वेवी का उससे जो है उसको समर्थन भी देता है, सपोर्ट करता है स्थिनोस्फीयर को। मान लो ये इसके नीचे स्थिनोस्फीयर है, 100 से लेकर के 200 या 400 किलोमीटर की गहराई पर अंदर स्थिनोस्फीयर है, उसके ऊपर ये सब पार्ट तैर रहे हैं और एक लेवल ऑफ कंपेंसेशन पाया जाता है। तो ये सिद्धांत है। ये कहते हैं कि इस तल के नीचे जो है डेंसिटी में समानता है, लेकिन इसके ऊपर जो डेंसिटी अलग अलग है। पर्वत की डेंसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है डेंसिटी में भी जो है एक क्रम पाया जाता है। ये जो है इसकी अपेक्षा इसकी कम है, इसकी अपेक्षा इसकी कम है और इसकी अपेक्षा इसकी कम है। समुद्र की तली सबसे हैवी है, पर्वत की जो पार्ट्स हैं वो सबसे हल्के हैं, इसीलिए ऊंचाई हैं ऊंचे हैं और ये सभी जो है पार्ट्स इस लेवल ऑफ कंपेंसेशन पे समान दाब लगाते हैं, समान भार प्रेशर डालते हैं ये और अपने जो है संतुलन को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये है। ये भी कहते हैं कि ऊंचाई और जो है घनत्व में उल्टा संबंध है, यानी अधिक ऊंचे हैं तो कम घनत्व है और कम ऊंचे हैं तो ज्यादा घनत्व है। तो इस तरीके से इनका सिद्धांत है, फर्ड-वेवी का सिद्धांत प्रॉट के मत का कहीं ना कहीं समर्थन करता है। अब आगे हम देखते हैं जॉली के मत को। जॉली जो है एरी के मत का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं एरी के मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो है क्षतिपूर्त तल का विकास संभव नहीं है। क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति तल का विकास संभव नहीं है। ये बात कहते हैं, ये क्षतिपूर्त तल का विकास संभव नहीं है। ये कहते हैं कि जो है पृथ्वी के अंदर जो है एक जोन ऑफ कंपेंसेशन पाया जाता है। मतलब ये है कि एक लाइन ऑफ कंपेंसेशन नहीं पाया जाता है ना। ये कहते हैं ये जोन ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं। ये जोन ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो है 10 मील या 16 किलोमीटर मोटा जो है एक जोन ऑफ कंपेंसेशन पाया जाता है और उसी में जो है सभी जो है पार्ट्स जो है तैराव सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सभी तैरते रहते हैं। तो ये लेवल ऑफ कंपेंसेशन की बात नहीं करते, लाइन ऑफ कंपेंसेशन की बात नहीं करते, जोन ऑफ कंपेंसेशन की बात करते हैं। ये 10 मील मोटा पार्ट होता है जिसमें विभिन्न पार्ट्स विभिन्न गहराई में डूबे हुए अपने संतुलन को प्राप्त करते हैं और इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये डायग्राम जो है बहुत आसानी से हमें समझने में इसकी मदद करेगा। मान लीजिए ये सबसे ऊंचा पार्ट है, उससे कम ऊंचा पार्ट है, उससे भी कम ऊंचा पार्ट है और ये सभी जो है ये डूबे हुए हैं नीचे। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है ये इन सब की जो है गहराई है वो एक निश्चित जोन में पाई जाएगी और ये जोन जो है ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ये 10 मील मोटा होगा। और ये 10 मील जो मोटा होगा इसी को इन्होंने कहा है जोन ऑफ कंपेंसेशन। तो इस तरीके से ये जो है क्षतिपूर्ति मंडल है। ये क्या है? क्षतिपूर्ति मंडल। तो इनका क्या कहना है? जोली एरी के मत का समर्थन करेंगे। ये कहेंगे कि अंदर जो है क्षतिपूर्ति तल या लाइन ऑफ कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति रेखा का विकास संभव नहीं है। ये कहते हैं जोन पाया जाता है जो 10 मील मोटा या 16 किलोमीटर मोटा होता है और उसी में विभिन्न पार्ट्स विभिन्न गहराई में डूबे हुए अपने संतुलन को प्राप्त करते हैं और इनकी डेंसिटी में लेकिन अंतर होता है। ये कहते हैं कि जो ऊंचा पार्ट है उसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी अधिक है, इसकी डेंसिटी और अधिक है। तो डेंसिटी में अंतर है और जो बड़ा पार्ट है वो नीचे ज़्यादा गहराई में गया है और जो छोटे पार्ट हैं वो कम गहराई में गए हैं और एक क्षतिपूर्ति एरिया है लेकिन वो लाइन नहीं है। लाइन का विकास तो संभव ही नहीं है
क्योंकि इस तरीके से कोई लाइन हो ही नहीं सकती कि विभिन्न पार्ट्स लाइन पर जा करके अपने संतुलन को स्थापित किए रहें। तो इस तरीके से उन्होंने एक मंडल की कल्पना की है, एक जोन की कल्पना की है, जिसकी मोटाई जो है 16 किलोमीटर या 10 मील के आसपास है, और इसको इन्होंने जोन ऑफ कंपेंसेशन कहा है। तो ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं एरी के सिद्धांत की तरह है, जो जिसकी गहराई भिन्न भिन्न बताई गई है। एरी ने बस जोन की बात नहीं की थी, बाकी लगभग लगभग इसी तरह बात की थी। लेकिन इन्होंने एरी ने एक बात और कही थी कि सभी पार्ट्स की डेंसिटी में जो है समानता है, लेकिन इन्होंने कहा कि सभी पार्ट्स की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ये सिद्धांत है जोली का मत। जोली ने 1925 में अपना सिद्धांत दिया था। अब हम देखते हैं हिस्कानेन का मत। हिस्कानेन का मत भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रोग्रेसिव है। हिस्कानेन ने जो है विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत उस समय मौजूद थे, इस समय तक जो है 1933 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। 1933 तक विभिन्न विज्ञानों में जो है बहुत सारा विकास हो चुका था। उस समय जियो टेक्टोनिक भी, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत भी थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो रहा था। तो इन्होंने भूगर्भिक जो है अन्वेषणों, प्लेट टेक्टोनिक्स, एरी, प्रॉट सभी के मतों को शामिल करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। और इन्होंने बताया, इन्होंने जो अपनी बात कही वो कुछ इस तरीके से कही। हिस्कानेन की बात ये है कि विभिन्न जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स की जो गहराई के साथ अगर हम पढ़ें तो उसके डेंसिटी में वृद्धि होती है। विभिन्न भागों के विभिन्न भागों में गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, किंतु एक ही तल पर घनत्व, एक ही तल पर घनत्व में समानता पाई जाती है। इस तरीके से इन्होंने कहा। इनका डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कि कोई पार्ट है ऐसे, ये पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो ये कहते हैं कि इसमें भी एक ऐसे है, इस तरीके का। ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 4 4 4, 5 5 5 5, 6 6 6 6। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इनका ये कहना है कि जैसे एक पार्ट की गहराई में जाएंगे तो उस पार्ट की गहराई में जो है जाने के साथ साथ इसके डेंसिटी में जो है इंक्रीजमेंट होगा। तो ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर विभिन्न पार्ट के जो है सेम गहराई पर जाएं तो उसमें डेंसिटी सिमिलर मिलेगी। मतलब ये है कि इसी पार्ट के इस तरीके से अगर देखें तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तो क्षैतिज रूप में जो है घनत्व में समानता है, जबकि वर्टिकल रूप में जो है घनत्व में अंतर है। ये इनका कहना है। और जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये सिद्धांत भी काफी जो है वास्तविकता के करीब लगता है। वर्तमान शोधों के अनुसार जो है ये चीज जो है देखने को मिलेगी कि विभिन्न भागों की गहराई के घनत्व के साथ घनत्व में वृद्धि होती है, किंतु एक ही तल पर घनत्व में समानता पाई जाती है। यही इनकी पंच लाइन है हिस्कानेन की। तो ये सभी सिद्धांत हो गए जो है। इस प्रकार से हमने जो है पूरा जो आइसोस्टेसी का सिद्धांत है वो हमने एक ही थ्रो में देख लिया, और ये सिद्धांत अब खत्म होता है। आइसोस्टेसी के सिद्धांत का महत्व ये है कि पूरी पृथ्वी पर कहीं पर देखेंगे आप कि उत्थान चल रहा है, कहीं उत्तोलन चल रहा है, कहीं अपर्दन चल रहा है, कहीं निक्षेपण चल रहा है। मान लीजिए हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से नदियां और पवने उसको काट काट करके जो है छोटा कर रही हैं, और नदियों के द्वारा उनके अवसादों को ले जाकर के तली में, समुद्र की तली में डाला जा रहा है। तो एक जगह जो है कहीं हम देख रहे हैं कि अपर्दन यानी इरोजन का कार्य चल रहा है, और दूसरी जगह जो है जो बंगाल की खाड़ी है उसमें डिपोजिशन का काम चल रहा है। तो अपर्दन और निक्षेपण दोनों कार्य चल रहे हैं, तो इससे असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे इरोजन होगा हिमालय का, उसका वेट कम होगा, और वेट कम होगा तो एक इम्बैलेंस की स्थिति बनेगी। और जो है दूसरी तरफ हम हिमालय की जो है बंगाल की खाड़ी में देखेंगे, वहां पर डिपोजिशन हो रहा है, लगातार जो अवसाद आ रहे हैं वो सेटल डाउन नीचे हो रहे हैं, उससे तली का वेट बढ़ रहा है, और वेट जब बढ़ रहा है तो उससे भी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। और इन सभी असंतुलन की स्थितियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं
कि जिनका वेट कम हो रहा है हिमालय पर्वत का, वो थोड़ा अपना उत्थान कर रहा है, और जहाँ वेट बढ़ रहा है वो थोड़ा अवतरण कर रहा है। और उत्थान एवं अवतरण यानी अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस के द्वारा जो है अपने संतुलन को पुनः स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ हमें देखने को जो है मिलती है। इसी वजह से जो है आप बीच-बीच में देखते होंगे कि हिमालय पर्वत में उत्थान की वजह से ही भूकंप आते रहते हैं, और भूकंप की वजह से जो है अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर भी काफ़ी काफ़ी मात्रा में अवतरण देखने को मिलता है। कई बार वहाँ पर जो है ड्रिल की गई है, काफ़ी गहराई में खुदाई की गई है, और खुदाई में ये देखा गया है कि ऊपर के कई सारे पेड़-पौधे नीचे बहुत गहराई पे, कई किलोमीटर गहराई में नीचे भी पाए जाते हैं। इसका मतलब वहाँ सब्सिडेंस यानी अवतरण जो है लगातार जारी है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इस प्रकार से पूरा जो है आइसोस्टेसिस का सिद्धांत समाप्त होता है। थैंक यू।